आपकी बात आपके साथ, बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों, मैं थारा भाई पिंदा मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो आज हम पहुंचे भाई गांव पाथरवाड़ी में और तारी मुलाकात करवाएंगे दादा नंदलाल के परिवार से, जो कि बहुत ही बेहतरीन कवि रहे हैं और हरियाणा में सब जानते भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं करी हैं, उनका नाम भी आज बहुत महान कवियों में आता है। कैमरा मैंने कहूँगा एक बार तो ये दिखा दो, दादा नंदलाल जी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। और ये हमारे बीच हमारे साथ फ्रेम में है सोमवीर शर्मा गांव पाथरवाड़ी से। ये अपना परिचय खुद बताएंगे। बदलता तो चैनल के सभी दर्शकों को हमारे परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। अपना परिचय बताओ जी, आपका नाम। मेरा नाम सोमवीर शर्मा है। मैं दानंदलाल जी के परिवार में उनका सबसे छोटा सुपुत्र हूँ। वाह जी वाह जी। थोड़ी ही कोशिश कराएं जानने की सोमवीर भाई जी से इस जगह के बारे में, क्या कब इसकी स्थापना हुई थी और कब ये सारी चीज हुई थी। ये जो जगह है हमारी दादाजियों के जो समर्थ स्थल जो बना रखे हैं हमने, ये 2009 में शुरुआत हुई थी। इसके हमारे एसडीएम साहब थे रिटायर्ड आरसी शर्मा जी कुड़ल से, हमारे चाचा जी हैं। और केसी शर्मा एफसीआर रिटायरमेंट हो गए फिर बाद में के चेयरमैन भी थे हमारे कला संस्कृति विभाग के, और दादा लक्ष्मी चंद फोक फाउंडेशन के डायरेक्टर भी रहे हैं। उन्होंने इस जगह की शुरुआत की थी 2009 में, 11/7/2009 को। उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी आते रहे हैं हर सालाना प्रोग्राम के अंदर, और उनकी अनेक कवि यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे लक्ष्मीचंद फोक फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम भी होते हैं हर साल यहाँ पर सावन के महीने में। बिल्कुल। अच्छा, ये जो जमीन है, जो स्थान है, ये किसका है। ये जो जमीन जो हमारे ट्यूबवेल वगैरह है, ये सब हमारी है। दादा अपनी खेत की जमीन है। अपने खेत की जमीन है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और भाई हम तो इनके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज तक भी इन चीज़ों को संभाल के रखा है और उनकी याद में इतने बढ़िया बढ़िया सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करवाते हैं। सारी बातचीत इंटरव्यू का बीच में कराएं, वीडियो का अंत तक बने रहियो सारे भाई। सुपर डुपर हिट इंटरव्यू होगा सारे भाई, और सपोर्ट करा करो भाई इस चैनल ने। जितना प्यार प्रेम दिखाओ हो उतना फिर हमारा हौसला बढ़ा है। एक से एक बढ़कर कलाकार आपके बीच लेके आने की कोशिश रहती है। सभी भाइयों से निवेदन, वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। तो सबसे पहले आप सबको मेरा राम राम और आप सबका स्वागत है बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो एक बार आप अपना परिचय बता दो। मैं रामचंद्र शर्मा पाथराड़ी, दादा गुरु नंदलाल थे उनके पोता हूँ। पूरे हरियाणा के जितने भी महान कवि सांगी श्रोता हैं उनको सबको हाथ जोड़कर राम राम। बहुत बढ़िया जी। दादाजी आपका परिचय और दे दो एक बार। सभी भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम जी। मैं पंडित जी नंदलाल जी का छोटा लड़का हूँ। राधे श्याम मेरा नाम है जी। और पाथराड़ी गांव में हूँ। बहुत बढ़िया जी। उस भाई ने आप जानो हो, वो आपने देख भी लिए थे पहले वीडियो में। तो सोमीर भाई आपको भी राम राम। सभी बदलता दौर चैनल देखने वाले सभी भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। तो एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, ये जितने भी दर्शक अपने चैनल से जुड़ रहे हैं ये सभी बहुत अच्छे संस्कृति प्रेमी हैं और ये इंतजार करते रहते हैं कि भाई इस चैनल पर कोई ना कोई ऐसी वीडियो आओगी जिसमें अपनी संस्कृति से रिलेटेड, चाहे कोई कलाकार होया चाहे कोई पुराना कवि होया, उनके बारे में कुछ ना कुछ नई चीज जानने के इच्छुक रहते हैं। तो भाई मैं सूचित करना चाहूँगा, आज ये जो दादा नंदलाल का परिवार है गांव पाथरवाड़ी में हम विराजमान है और उनका जीवन परिचय आपके समक्ष लेके आने की कोशिश करेंगे। तो दादाजी, दादा नंदलाल जी थे, एक बार उनके बारे में बताओ। किस उम्र में भाई वो कितने पढ़े थे और कैसे कविताएं करनी शुरू करी थी। वो जी पढ़े तो बिल्कुल 12 कड़ी थे। अच्छा। आगे नहीं पढ़े थे बिल्कुल। और कविताई 16 साल की उम्र में वो बिल्कुल फॉरवर्ड हो गए थे जी। ऑल इंडिया में न्यू करना गुंजाइश थी कि भाई बोलो के सुनो पब्लिक में खड़े हो जी। और 1970 विक्रमी संवत दिवाली के दिन का जन्म से, और विक्रमी संवत
2020 विजयदशमी के दिन की अंत्येष्टि। अच्छा दादाजी, आप मतलब किस उम्र में थे, कितनी की उम्र थी आपकी जब उनका जैसे उनकी मृत्यु हुई? लगभग 13 साल की उम्र थी। 13 साल की उम्र में। उनके कितने पुत्र थे, जैसे आप कितने 2 भाई थे? पुत्र थे। एक आपसे बड़े थे? एक मेरे से बड़ा था, एक में छोटा। उनका क्या नाम था? उनका रामकृष्ण। अच्छा, वो देखो इतने महान कवि रहे हैं, आज भी भाई हरियाणवी संस्कृति में एक विशेष उनको खिताब मिलता है भाई। उनकी जैसी कविताएं बहुत ही मतलब हटके उनकी कविताएं थी। शायद एक अलग लेवल की आप कह सका कि भाई हर कवि के बस की बात नहीं होती इतनी मतलब रचनाएं, इतनी शब्दावली पेश करना। गहरी। हाँ जी। लगभग कितनी कविताएं आपने सुनी, कितने किस्से उनके? जी कोई प्रमाण को नहीं उनका। इतनी कविताएं थी, हम तो जी जानकार भी नहीं थे, टाबर थे, लेकिन यूं कह दिन देख भाई बोलो के सुनोगे, आज सुनी से तड़के का फेर वाय सुना दो, वो भजन को आए न कविता ही वाए प्रकरण। मतलब जब भी सुनाया कुछ ना कुछ नया सुनाया। नया सुना। 6 महीने गा लिया तो भी वो अगला शरा को नहीं आया, वो चलू ही रहा। जी। मतलब ये कोशिश रही कि भी कुछ ना कुछ नया सुनाने की, ये नहीं कि भाई दोबारा कुछ चीज सुनाई। हाँ। कुछ ना कुछ जैसे ऐसी रचनाएं हैं जो आज भी मौजूद होगी लगभग, जो आप इस दौर में आपने देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी, उनके बारे में बताओ थोड़ा। अभी गाया महाभारत, ज्यादातर महाभारत गाया। महाभारत गाया और चीज सारी गाई। यूं नहीं कि भाई कोई और चीज को नहीं गाई हूं, मैंने वो पसंद घाट थी, इतिहास की बात गाई, वेद शास्त्र प्रमाण सही। प्रमाण से। जी बिल्कुल। हाँ जी। दादा गुरु नंदलाल का 10-12 रात का गावना ही वे करीब करीब जो कलाकार है उनका दौर है, 10-12 इतिहास गाँव है सारे। और वो तो तत्काल कवि बनाई, कविता बनाई उन्होंने तो लिखी तो उस टाइम में गई को नहीं, लोग कहीं थे भी थोड़ी 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 करके जोड़ की। फिर बाद में दादा गुरु जी के छोटे भाई थे नंदलाल के छोटे भाई बेगराज, उन्होंने उन इतिहासों को फिर बाद में पूरा जीवित रखा उस सिस्टम को। अच्छा, दादा नंदलाल के गुरुजी कौन थे और उनके दादा गुरुजी कौन थे, उनके बारे में और बताओ। उनके गुरु तो थे, बड़े भाई थे इनके कुंदन लाल, सबसे बड़े भ्राता नंदलाल जी की, वो उनके गुरु थे। कुंदन लाल जी के गुरु थे केशवराम। पिताजी ने खुद न गुरु मान्य कर दिया, खुद पिताजी। और पिताजी के केशवराम के गुरु थे शंकरदास जटोली। बहुत बढ़िया। जैसे लक्ष्मी चंदन मांगे रामन, ये सारी प्रणाली ये सब उन्हीं की उसी प्रणाली से हैं सारी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज के दौर में लगभग कितनी की रचनाएं आप देखते हो कि जो आजकल के कलाकार उनके गाते हैं? करीब करीब 350 भजना की एक किताब छाप रखी ताजा में, जिसमें 325 भजन है और 500-400 भजना की कम से कम और रचना दादे की जो बिन किताब से अलग है वह और है। और दौड़ का तो मान लो उनका कहना है कि था भाई वह दौड़ कितनी लंबी थी, कितनी मिनट तक गाया कर दे वही चाहे वो एक रात का गावना कर लो चाहे 2 रात का कर लो। मान लो इतिहास है 2 रात के गावन के ये तैयार कर रखे हैं, तो वह 12-13 इतिहास करीब करीब पूरे ये सब कलाकार गाँव हैं दादाजी की प्रणाली की। बहुत बढ़िया। अच्छा दादाजी, आपसे पूछना चाहूँगा मैं, जैसे आपने सुना हो जो भी आपके दादाजी थे उनसे कभी सुना हो जो भी आपके बुजुर्ग थे, उनका जैसे बचपन कैसा गुजरा? जैसे एक तो होता कि भाई पढ़ाई तो उन्होंने करी नहीं, उस टाइम पहाड़ी भी रहा कर दे, या फिर कोई गवर्नमेंट सर्विस वगैरह, कैसा बचपन रहा उनका? उनका बचपन ऐसा रहा, अब थोड़े से दिन तो उन गऊ चराई। वाह जी, बहुत बढ़िया। बच्चेपन में गऊ चराई और रात को गुरु मान्या ताऊ जी थे उनके बड़े भाई, वो भजन गाया कर दे तो रात को उन सुनन चलिया जाया करता।
और दिन में फिर आणकी न गऊ चराउंदा 16-17 साल की उम्र में तो फॉरवर्ड हो गया था। अच्छा, सांग वगैरह भी करे कुछ? ना, सांग नहीं, भजन। भजन ओनली भजन करे? और नहीं भजन। अच्छा, उस दौर में देखो, अगर आप बातचीत करा कि जब दादा नंदलाल जी का दौर था, वो भजन सुनाया करते भाई, अपने अच्छी अच्छी कविताएं करे, उस दौर में और कौन कौन कवि थे जो आपने सुने हो? उस दौर में सांगी पंडित जी लक्ष्मीचंद दादा गुरु नंदलाल से 5-7 साल बड़े थे उम्र। बड़े थे। सांगी तो हिट सांगी पंडित जी लक्ष्मीचंद थे उस दौर में, आलिए थे दादा। लक्ष्मीचंद भी थे, धनपत भी था, और मांगेराम भी था, और एक छोटा सांगी खेलाबाद चंद्रवादी भी होया जी। और भजनी उस साइड में नहीं गए, इस साइड में भजनी भी थे। एक तो इसमें श्याणा पोतम होया सुखीराम, बहुत विद्वान भजनी होया। एक सोडावास में होया मोहर सिंह, सालावास में मोहर सिंह होया, वो भी तगड़ा होया। बख्तावर होया बिजनम जी, बिल्कुल। बीजना गाँव में बख्तावर सिंह। हाँ, वह ये तीनों चारों भजनी थे। ये शंकरदास की प्रणाली तो नहीं थी, ये राजस्थान वाले, ये वाले, और ये थे सारे शंकरदास की प्रणाली। बहुत बढ़िया। अच्छा, उस दौर में आपने सुना हो कि भाई इनका जैसे आपस में जो आज के दिन पर रंग काट का वहाँ कंपटीशन में, उस दौर में भी इनका आपस में रहा था सांझिया का भजनिया का? यह बात तो मैं आपने भाई साहब बहुत मेरी इच्छा भी थी बताने की आपके चैनल के ऊपर ही जी। जो रंग काट आज करते हैं ये बिल्कुल कोरा नकली रंग काट है। एक तो रंग काट करनी है, लोगों ने इस पंडित जी लक्ष्मीचंद हो चाहे नंदलाल हो उनकी कविता को बदल दिया, क्योंकि रंग काट जो होगा वो कुछ बढ़ा घटा के जब वो तर्ज फिट करनी पड़ती है उसके अंदर। उस टाइम जो रंग काट था वो ये रंग काट था कि कवियों की जब आपस में टक्कर होती तो यूं कहा करते भाई पहले आप टेक बनाओ, दूसरा कवि यानी कोई भी कवि जैसे दादा नंदलाल ने कोई टेक बना ली, कोई भी टेक दर दी, वाह ही टेक और कड़ी आपकी न्यारी बनानी। उस दौर में ये रंग काट थे, यो नकली रंग काट कौन था उस दौर में? तत्काल तैयार करना, ये तो नकली रंग काट है कोरा आज जो करते हैं करना। और उसका भजन का गुरु भी बताओना, उसका सारी चीज जोड़ तोड़ बता की ना अक्सर का। जी बिल्कुल, जीत वो फिट। हाँ, जैसे कई रागनी ऐसी थी सवाल जवाब हो जाया करते कि किसी कवि ने इसमें मतलब सवाल कर दिया अपनी रागनी के माध्यम से, फिर उसका भाई जैसे सामने वाला सांझी उसका जवाब देना। जैसे दादा गुरु नंदलाल ने या किसी और कवि ने कोई भी इतिहास की बात रख दी, रणबीर पद्मावत कर लो, आप कोई भी कर लो, जयद्रथ द्रौपदी कर लो, प्रकरण का ही रंग काट होता था। उसी खिस्से की रागनी वो कलाकार का वो दूसरा बराबर वाला। बिल्कुल भाई ये नहीं कि एक आदमी तो गा दी 60 सेठ ताराचंद की और एक जाई खड़ा हो गया फूल सिंह नौटंकी में, ये कौन सा रंग काट है? ये भाई साहब पेवर नकली रंग काट है, ये बस एक मनोरंजन का साधन। हाँ, यो मनोरंजन का साधन। दादाजी उनकी जैसे शादी कब हुई थी कि कितनी उम्र में शादी हो गई थी दादाजी की? ये ज्ञान नहीं सब सुने हो थोड़ा बहुत ना, ज्ञान नहीं। अच्छा, झूठी किस तरह कहते? और जैसे गाँव चरा कर दे और कोई उनकी कोई ऐसी खासियत कोई विशेषता कुछ अलग? बस और खासियत उनकी यह है थी अगर अपनी माला बाज दी और अपना मगन रह दे, वेशभूषा थी वो नहीं मिलाई थी किसी में। इतने सुंदर कपड़े, शरीर का सुंदर 6 फुट की हाइट थी जी। और उसका साज सबसे पहला साज था उसका खड़ताल। अगर जो साजिंदा इतना भी चूक हो गया तो उसका एक बार नहीं देखता, मालूम हो जाती कि भाई साजिंदा डिग गया, पकड़ती इतनी। साज। अच्छा, खुद भी जैसे कुछ बजा लिया करते हारमोनियम या फिर और कुछ? ज्ञान था, बजाऊं दे को नहीं गाऊं दे जिसे, वो तो अपनी खड़ताल उसी खड़ताल बाजे भी को नहीं और किसी ने बजाई भी को नहीं।
बढ़िया। अच्छा, आप कुछ बताना चाहो उनके बारे में, कुछ अलग सी जो आपने सुनी हो, पब्लिक के सामने नहीं आई हो, ऐसी कुछ बातें? देखो जी, पब्लिक के सामने वैसे तो ये तो सारी चीज भाई जान हो गया लोगों ने, लेकिन कविता जो दादा नंदलाल की थी वो थोड़ी अष्टी कविता होने की वजह से, जो इधर दिल्ली साइड जैसे रोहतक सोनीपत पानीपत जो, हाँ, जो भिवानी से परेगा जो एरिया है, वो ये अष्टी कविता को समझने की न समझने की वजह से मान लो वो लोग बहुत कम बातें गाते हैं दादा गुरु नंदलाल की। एक संन्यास धारण कर लिया 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में संन्यास धारण संन्यास धारण कर लिया था। बाद में उससे पहले भी जो भी दादा गुरु नंदलाल ने कमाया, जितना भी कमाया, वो कभी घर पैसा देकर राजी नहीं हुए। साजिंदे, साधु, सन्यासी, 10 साल तो फिर बाद में कुटिया पर रहे उड़े। ये जो अभी कुटिया है रास्ते में, बिल्कुल, हाँ, उन कुटिया के ऊपर संन्यास धारण लेने के बाद में उड़े 20-20 आदमियों का भोजन पानी मान लो बनी जाता। अच्छा, एक गौ प्रेमी भी थे। गौ प्रेमी भी थे, गौओं के बहुत प्रेमी थे, गौओं की बहुत रक्षा भी कराया करते, खुद ने चराई भी। और हमारे वो एक भाई था लक्ष्मी, वो बताया करता ने, बोला कि मैं देखा करता दादे ने, तो इतनी खांसी आया करती मान लो जाएगी कोई कीमत को नहीं। फिर कोई गामा गोडी का कोई आ जाता, दादा आज आपने वो छठी है, कोई प्रोग्राम है, आइयो, अरे ये अपनी पार्टी लेकिन जो कहा करता नहीं, बोला भाई मेरी तो देखो आसन को नहीं भाई, ये साजिन देख रही है अपने, ये आ जाए तेरे 2-4 घंटा प्रोग्राम बजाऊंगी। तो वो भाई बताया करता ने, बोला इतनी खांसी आया करती, कफ अभी आया करता, बाद में गावन का खातर खड़े हो जाते ने, 3.5 घंटे कड़े तो वह खांसी जाती, 4 घंटे 1 मिनट बैठने का काम को नहीं, खड़े हो गए तो फिर प्रकरण चालू कर दिया, तो फिर गावना चालू कर दिया। अच्छा, कोई ऐसी आदत थी उनकी जो सबसे अलग, जैसे भाई घूमने फिरने की, एक शौकीन नहीं होता आदमी कच्चे कपड़े पहनने का, या फिर कुछ अलग सी कोई आदत हो उनकी? इतने सुंदर थे शरीर के वो, अगर आदमी उनकी शक्ल को देख कर मोहित हो जाता। सुंदरता तो शरीर की थी उनकी। एक वो साधु सन्यासियों के पास बहुत रहे, उस दौर में जितने भी बड़े बड़े साधु सन्यासी जितने भी हुए इस एरिया के अंदर दूर दूर तक, उनके पास उनका बहुत आना जाना रहा दादा गुरु नंदलाल। शायद यही कारण रहा होगा उनकी, देखो इतनी जानकारी उनको हुई, इतने ऐसे ऐसे शब्द वो लिख के गए, शायद हो सके भी साधु संतों की संगत से भी कुछ ना कुछ उनके ऊपर फर्क पड़ा होगा। साधु की सेवा करता, प्रदेश में जाया करते दादा गुरु नंदलाल, बम्बई, कलकत्ता, ये अपना आसाम बहुत दौरे करे, लेकिन जो भी कमाया करते वो साधु सन्यासी और साजिंदे, जितना भी पैसा कमाया सब उनके खातर बेच दिंदा। उसकी टाइम में 70 साजिंदे गलत वो चलिया जाता आसाम में, पराठा बैठे रहते, अगवा होगा जी उसके साथ चलना है, इतना प्रेम था उनका, जो कुछ आऊंदा वो उन दे दिंदा। बिल्कुल। अच्छा, देखो जैसे छठी हो गया, छठी का प्रोग्राम करवाया कर अपने गामा में, भाई ब्याह शादी का हो गया, मतलब कुछ इसे मौके की विदेशी बात लिख के गए दादाजी। श्रृंगार रस की बात दादा गुरु नंदलाल ने बहुत गाई। श्रृंगार रस की, श्रृंगार रस जिन बातों के अंदर था, बहुत ऐसी बातें गाई जिनके अंदर श्रृंगार रस की बातें थी। और भजन जो शरीर के सिस्टम से जो भजन थे उनकी तो मान लो कोई कहना है क्या था, कितने भजन गाए उन्होंने। एक उनके शब्द किताब के अंदर हैं भजन, वो आप सुरता तो कोई शब्द तो कोई जो भी शंकर भगवान की स्तुति तो कोई सरस्वती की स्तुति तो जितनी भी आप देखोगे उनकी रचना जो है वह मिल नहीं सकती किसी कवि के अंदर। ये उनकी एक अलग खासियत थी। उनका भजन कहीं कवि के अंदर आप नहीं मिलेगा। अगर कोई मिला भी लेगा तो न्यू फौरन बता देगा कि मैं फलाने कवि का भजन हूँ। मतलब एक अलग छवि थी उनकी, अलग छवि थी उनके जो सिस्टम थे वो अलग थे कलाकारी की।
उनके शिष्य कौन कौन रहे? शिष्य साजिंदा में हुए, एक तो मान सिंह होया माणेलू का, पुराना साजिंदा था, लास्ट तक रहा। एक आसपत था, वो ठीक गाँवदा भी और उसका लटक भी थी, लेकिन वो पहले ही भगवान के प्यारा हो गया, वो भी मरासी था। एक गणेशी लाल नाम का था, नौला जा पड़ा है नारनौल के साथ, वो 12 साल दौरा रहा और उसका ना मसाला भी था, मन वो नुगरा लकड़िया जनता में कहनी अच्छी को नहीं, उसने दिया नहीं छपाउन के टाइम पर, उनके पास था उनके पास, दिया नहीं। चोर कौन कौन हुए? और तो खुद उसका भाई होया छोटा, बेगराज नाम मतलब का। एक आज के दौर में है कोई भी ऐसा जीवित जो भाई उनका ऐसी उनका जो समान था, जो भी उनकी कविताएं थी वो उनके याद हो? राम प्रताप जी जो हैं वो उम्रदराज हो गए, पैरालाइज की शिकायत हो गई उनको। अब वो जीभ जो है उनकी सही तरीके से काम नहीं कर रही, नहीं तो वो अच्छा जानकार थे। के तो वो बुआ का पड़ोता से वो अमित टिल्ला, वो उसका बाप था, वो तो हमारा चाचा बेगराज का चेला बन गया था, और वो खुद आपका बाप ने मानने सर वो दादा गुरु वो नंदलाल ने मानने से उसकने तकरीबन 14 गाँव से वो, और उसके यादगिरी भी से, और घनश्याम से उसकने 14 से, लेकिन वो निहाल को नहीं कर रहा गा की। उम्र हो गई उनकी अभी ज्यादा, अब वो थोड़े उम्रदराज हो गए ना। माशे घनश्याम जी हैं, उनका बहुत मसाला याद आता है नंदलाल जियों को। दादा बेगराज जियों के शिष्य हैं घनश्याम भी, और हमारी प्रणाली के हम अर्जुन कहे श्यामलाल गोलपुरा के, वो भगवान को प्यारा हो गए। उन्होंने बहुत गाया नंदलाल को जीवित रखने वाले श्यामलाल गोलपुरिया है, जिन्होंने दादा बेगराज के बाद दंगल में अच्छा नाम कमाया है। एक छोरा उस श्यामलाल का है चेला से, हरिजना से, पुहानिया राजस्थान में से, शिवचरण, वो भी गाँव से। अच्छा, अपने एरिया के जो आज के दौर के कलाकार हैं वो जैसे कविताएं लेके जाते हैं गाने के लिए? अभी ताजा में एक तो अटेला से ये जो बताते हैं हमारे वो शिवचरण, अमित, एक शिवचरण है श्यामलाल गोलपुरा का चेला, एक मेरे पिताजी का शिष्य है कालूराम मीना, और भी होंगे इस दौर में, लेकिन 5-4, एक घनश्याम। देखो घनश्याम के पास यूं है, अगर दादाजी का जितना भी मसाला ईब है, ये सबसे ज्यादा घनश्याम के पास है। हाँ, उनके पास नई रचना भी है जो मार्केट में कोनी आ रही, और पुराना सौदा भी उसके पास है। उनको ज्ञान भी है शब्दावली का घनश्याम को, ऐसी बात नहीं। करीब 65-66 साल उम्र होगी घनश्याम की। हाँ, ठीक है कलाकार। अच्छा, एक चीज पूछूंगा मैं, देखो ना तो मतलब इस तरीके से बताने की भी कोई बुरा मन है, सच बतानी है कि भाई आज तक आप लोगों ने पता चला हो दादा नंदलाल की रागनी हो, आपने सुनी हो कि भाई ये दादा नंदलाल की रागनी, लेकिन छाप किसी और कवि की? देखो कोई एक आधा भजन ऐसा होगा जिसके ऊपर सस्पेंस है। कुछ हमारे भी जैसे बड़े भाई थे चाचा जी के रामकिशन, 1-2 भजना पर वो बताऊं दे, कुछ हेरा फेरी है, लेकिन वो पूरी कंप्लीट बात नहीं। झूठा दोष किसी के लगाना ठीक नहीं। सही बात। हाँ, झूठा दोष हम लगावा भी को नहीं। होश का है दादा नंदलाल के भी उसके वो भजन, या किसी और कवि के भी उसके, क्योंकि उन पर सस्पेंस रहा उन भजना पर हमेशा, कन्फर्म नहीं है। हाँ, कन्फर्म को नहीं हुई वो बात। और संघर्ष जितना दादा नंदलाल ने गाया, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जितना संघर्ष दादा नंदलाल ने गाया, इतना किसी कवि ने नहीं गाया धरती के ऊपर। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, इस दौर में देखो जैसे पाथराली में बहुत भारी कंपटीशन होता है जाने माने हरियाणा का, तो वो आइडिया आपको कहाँ से आया और कब से शुरुआत करी उस प्रोग्राम की जो इस दौर में करवा हो? जो कंपटीशन, एक तो हमारे यहाँ डेरा है बाबा जी सोमनाथ जी का,
जिसको यहाँ 10-5 गांव मानते हैं मानते और दूर दूर तक भी बाबा जी की सेवक है। बिल्कुल एक कंपटीशन तो जो होता है वो तो होता है दादा बाबा सोमनाथ के डेरे के अंदर, डेरे और हम जो प्रोग्राम करवाते हैं दादा नंदलाल का वो होता है श्रावण के अंदर। उस प्रोग्राम के अंदर कलाकार सब आते हैं, लक्ष्मी चंद की प्रणाली के भी आते हैं, मांगेराम के भी, लेकिन वो प्रोग्राम करीब करीब हमारी प्रणाली के भी जितने भी कलाकार हैं वो उसमें सारे इकट्ठे हो जाएं। तो वो तो कंपटीशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो ढोलक पेटीकार वो दो डाला वो सिस्टम रह गया, तो वहाँ तो कंपटीशन तो रह नहीं, लेकिन प्रोग्राम वो सावन में होता है वो दादा गुरु नंदलाल का, जिसमें हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा देखो एक चीज और देखने को मिली, जैसे उनकी कविताएं अलग थी, दौड़ वगैरह, फिर वही तर्ज उनकी थोड़ी कठिन हुआ करती, शायद वो आज ये मटका और बेंजो पर शायद नहीं पले होती होगी। मटका बंजू पर बहुत कम गाया जाता है, कुछ ही कलाकार गा लेते हैं, जिसको हमारी प्रणाली के ढोलक पेटी पर जो गाने वाले कलाकार हैं वो मटका बेंजू पर बहुत कम गाते हैं। हाँ कि ये थोड़ा बहुत 10-5 भजन में मेरा शौक है, मेरे पिताजी गाया कर दे। संगारस की आपने एक आपके चैनल के ऊपर एक बात बताऊं, एक भजन है दादा गुरु नंदलाल का कीचकवध का, कि हे बहना मैंने तेरे महल में एक बड़ी गजब की दासी देखी, और इंद्राणी बिरमाणी लाज उमा बिना कैलाशी देखी। ये टेक है भजन की। फिर पल पल हलचल दिल हिल रहा से, आज चोखा मौका मिल रहा से, रूप धूप के सम खिल रहा से, शशिवन पूर्ण मासी देखी, श्री हरिया वीर विधु मिथुन बिना तुला राशि देखी। गजब के वो देखो ये मिथुन बिना तुला राशि देखी। आप अगर किसी आदमी से पूछोगे यू के लगा दिया पंडित जी नंदलाल ने, ये ही एक खासियत थी दादा गुरु नंदलाल की। मिथुन राशि तो है कामदेव की, और रति की है तुला, कि ये द्रौपदी ऐसी लगती है जैसे मिथुन के बिना रति, कामदेव के बिना रति। हाँ फिर सह कलेश भेष धोले में, बारूद भरी धरी गोले में, मैं फंस गया अन भोले में, या बिना डोर की फांसी देखी, मेरे गुप्ती घाव जिगर में हो गया, एक बिना मोट की ग्यासी देखी। ये ग्यासी नाम फिर यूं कड़ल लगा दिया कि इसका शरीर ऐसा है जैसे तलवार है। कठिन कविता ही रही। कठिन कविता जो थी दादा गुरु नंदलाल ने उस कविता उन शब्दों का प्रयोग किया जो कठिन है, जो समझ में बहुत कम आऊं लोगों के। बहन से बहन कहने लगा जाहिल, देख कर शान हो गया माहिल, कहे नंदलाल कर गई घायल, मन घुपती घूर निगासी देखी, और के तो झटपट मिल जाएगी ना जाती जान तकाशी देखी। ये भी 81 सबर तो ही जाओ आप कड़े पाओगा बताओ। और शायद आजकल के कलाकार बता भी नहीं सकते शायद खोल ना, के ना, शब्द ना ये जो सिस्टम है, ये जो समझ में लोगों के, ये व्याकरण संबंधी कविता मेरे पिताजी बताया कर दे कि बहुत ही किताबों के अंदर जब अध्ययन करोगे तो ये शब्द मिलेंगे आपने। एक संस्कृत संबंधी एक दादा गुरु नंदलाल ने ज्यादा प्रयोग संस्कृत के शब्दों का किया, जैसे पर्यंक नाम लगाया खाट का। आप किसी शास्त्री से पूछ लो बहुत अच्छा हो जाएगा बताओ ना, शास्त्री मास्टर। हाँ संस्कृत का शब्द है ये पर्यंक। खुर्शेद सितारे मेहताब बिजली बिन अरसपुरा, हाट हवेली महल चुबारी कमरा बिन फरसपुरा, गांजा सुल्फा भांग दतुरा चंडू चरसपुरा, कुंदन लाल कहे मूर्ख से हो परामरसपुरा, नंदलाल कहे हो दरसपुरा बेपर्द लुगाई का, और पति बिना कुन बुझनिया दुख दर्द लुगाई का। ये खुर्शेद नाम तो सूर्य का, ये संस्कृत का शब्द है। ये तो ही जाओ भलाई, जब तक समझ में बात नहीं आवे फिर गावे कि अगला मतलब एक बिल्कुल अलग शब्द। हाँ अलग अपनी कविताई में। हाँ मेहताब नाम चंद्रमा का। ये आजकल का जो दौर है इसमें ये चीजें विलुप्त होती जा रही हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे कवि है, हर इलाके में कोई ना कोई अपने दौर का बढ़िया कवि रहा होगा, उनकी रचनाएं छुपी रह जाती हैं। भाई कलाकार या भाई गाना पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों,
तो क्या करना चाहिए? हम हिंदुस्तान मान लो वैज्ञानिक तरीके से तो हम आगे बढ़े, हवाई जहाज भी पैदा कर लेंगे, हेलीकॉप्टर भी बना लेंगे, रेल भी बना लेंगे, लेकिन ऐसा कभी पैदा नहीं हो सकता रही, हो भी जाएगा कोई ऐसी कविता नहीं बना सकता। ये चीज तो लोगों ने बहुत सुननी चाहिए, इनका इन लोगों ध्यान देना चाहिए इन सिस्टमों के ऊपर। बिल्कुल इस सिस्टम ये समाज के एक उपदेश देने वाली कविता है या एक ज्ञान देने वाली है। संविधान किस चीज के ऊपर है? संविधान हमारे शास्त्रों के ऊपर टिका हुआ है। संविधान बनानी है कोई न्यू थोड़ी बनाया था, कोई न्यू चाणचक जा ही लिख दिया। वो तो शास्त्रों के आधार से ये संविधान बना, और शास्त्र की बात इन कवियों ने गाई। अगर शास्त्र लुप्त हो जाएंगे तो कौन के बतावेगा? न्यू बतावे कौन का? भाई हमारी चौथी पीढ़ी में कौन था के पैदा हुआ था, हम कहें कि औलाद था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक बात और आप पूछ रहे थे ना भाई, उस टाइम पे दादा और के टाइम के ऊपर सांगी भजनों रंग काट हुआ है कि नहीं हुआ? तो इसे बहुत बार दादाजी गए हैं कवियों के साथ, दादा लक्ष्मीचंद के साथ भी कंपैरिजन हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी किसी कवि को छोटा नहीं समझा अपने से, उसका आदर सम्मान ही किया है। दादा लक्ष्मीचंद जियों ने उनका सम्मान किया था, कहीं प्रोग्राम हो रहा था रोहतक साइड में ही, जब कोई शब्द था जैसे हम बताते हैं, कोई मदनावत कह देते हैं हरिश्चंद्र की पत्नी को, कोई कुछ कह देता है, तो उन्होंने उस रागनी में नाम बताया था सभ्या हरिश्चंद्र की घरवाली का ओरिजिनल नाम। तो उस टाइम पर उनको पता नहीं चला, शास्त्री लोग बैठे थे, जब सवाल जवाब करने लगे दादाजियों से, भाई पंडित जी उसका नाम तो बता। जब उन शास्त्री लोगों ने बताया था साथ में जो रहने वाले दादा लक्ष्मीचंद जियों के, कि पंडित जी ने तो नाम लगा दिया जी। जब उन्होंने बताया, जब दादा लक्ष्मीचंद जियों ने बोले भाई ये तो बहुत बड़ा जानकार है, जब उन्होंने कहा था कि भाई तेरे जैसा भजनी इस दुनिया में कोई और नहीं होगा और नहीं है, उस टाइम के ऊपर उन्होंने दादाजियों को पकड़ी और 21 रुपये देकर सम्मान किया था। दादा लक्ष्मीचंद जियों ने। देखो हम उनको छोटा बड़ा किसी को नहीं बता रहे, वो उनके आपस के भाईचारे की मिसाल थी उनकी, जो उनका एक दूसरे का सम्मान करते थे। उन लिए को नहीं बोले, मन्नत आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप बड़े हो, दादा गुरु नंदलाल ने ये कहा, बताऊं फिर बाद में, आप उम्र से मेरे बड़े हो, आप मेरे गुरु के समान हो, बड़े भाई हो मेरे। और एक बार हरियाणा पंजाब जब इकट्ठा हुआ करते थे, कोरस सिंह हमारे सीएम थे, उस टाइम पे भी उन्होंने कवियों का सम्मेलन करवाया था, उसमें हरियाणा पंजाब के सब कवि आए हुए थे। तो उस प्रोग्राम के अंदर दादा नंदलाल जी को फर्स्ट प्राइज मिला था। उस टाइम के ऊपर 1100 रुपये दिए थे सरकार की तरफ से, और राय धनपत सिंह जियों को बेस्ट सांगी का अवार्ड मिला था उस टाइम पे। देखो आज हम कोई वो बोल दे कि भाई धनपत सिंह को मिला, दादा लक्ष्मीचंद जी थे बढ़िया थे, मोहर सिंह बढ़िया थे, हम किसी को कम नहीं बता रहे, जो इनाम मिला है उसी के ऊपर बता रहे भाई बेस्ट सांगी उनको रखा गया था। और दादा लक्ष्मीचंद जी बहुत ऊंचे दर्जे कवि है। वो कोई ये कहे भी दादा लक्ष्मी तो उनका नहीं, दादा लक्ष्मीचंद तो जो नाम लेते हैं उन सभी का है। और नहीं उसी तरह हम नंदलाल के ऊपर हक जता रहे अपना कि नंदलाल हमारा है, नहीं, जो नाम लेता है वो उनका है। बिल्कुल सही बात। हाँ, क्योंकि ये तो सार्वजनिक है, सब छत्तीस बिरादरी के होते हैं, और भाई रचना इनकी गानी भी चाहिए। मैं तो जो भी कलाकार भाई इस चैनल से जुड़ रहे देखते हैं, तो भाई ऐसी ऐसी कवियों की रचनाएं गाया करो। एक चीज और है, आज के दौर में देखो उनके पुराने कवि कितने अच्छे संबंध थे आपस में, कितना प्यार प्रेम था, एक दूसरे की इज्जत कितनी थी, सम्मान कितना कर थे। आजकल ये कलाकार में तो शायद नहीं दिखती हुई चीजें, क्योंकि ये तो फिर रंग काट में उलझ गए, प्रोग्राम कटवान में उलझ गए, ऐसा सिस्टम हो रहा है। तो अब तो जी माहौल दूसरा हो गया। ऐसा एक किस्सा और पुराना बताऊं, मैं सुने हैं बुजुर्गों से, राय धनपत जियों ने एक अदरछंद बनाया था जिसमें आदमी के होठ नहीं बैठते, ऐसी रागनी। तो दादाजियों के भांजे थे, उन्होंने बताया कि मामा श्री धनपत जियों ने एक ऐसी रचना गाई जिसमें होठ नहीं बैठते आदमी के। तो उन्होंने जब मिले धनपत जियों से तो पूछ लिया, ऐसे मजाक चले थे, भैया होठ नहीं बैठते, एक बार मामा कह के दिखा धनपत।
बता दिया इलाके में, सभा में बैठे थे लोग, भैया पंडित जी नंदलाल जी हैं, तो धनपत जियों ने उनके चरण पकड़ ली, बोले पंडित जी हम तो तारे छोटे भाई हैं। तो दादाजी ने उनसे कभी ये नहीं दर्शाया कि भाई ये छोटा है, कोई दूसरी कास्ट का नहीं। उन्होंने कभी किसी से कभी से विरोध नहीं किया, सभी को अपने से बड़ा मानते हैं। बिल्कुल, हाँ, सबकी इज्जत करी, मान सम्मान करें, सभी का मान सम्मान किया उन्होंने, कभी किसी से छोटा नहीं। बिल्कुल। अच्छा, और भी कुछ ऐसी रचनाएं जो आपने आपका गाई हो आपने देखी हो, जैसे अदरचंद की थी वह उठ नहीं मिलते, कुछ और विशेष रचनाएं जैसे अलग कुछ ना कुछ अलग हटके? नहीं, उनकी खुद की अलग तरजीह थी। ऐसी बहुत सी रचनाएं हुई हैं जो किसी दूसरे संगी भजनी भी नहीं गाई है। इस दौर में गाई जाती है? इस दौर में तो अब नहीं गाई जाती। जो हमारे गाने वाले हैं आज के दिन, ये कलाकार गाते हैं। विकास ने भी बहुत बार गाया नंदलाल जी को, बहुत बार। दीपक चिड़िया जो आज के दिन नया लड़का है मार्केट में, इसने भी गाया है, इन्होंने भी खूब गाया है। सुमित सातरोड ने भी गाया है। बहुत बढ़िया, गाने चाहिए। हाँ, बहुत गाते हैं अभी तो। अच्छा, जैसे आपके परिवार से फिर कोई मतलब इच्छुक नहीं रहा कि भी आगे गाने का या फिर बजाने? ना, इस टाइम हमारे परिवार में दादा बेगराज जियों के बाद कोई नहीं आया। थोड़ा बहुत बड़े भाई ने गाया, जो हमारे ताऊ बस जी वो हैं, है कोई 5-7 भजन गा दिंदा प्रोग्राम में, और भजन गणे याद थे बड़े खुल के नागे को नहीं गाया न्यू प्रोग्राम अकेले, वैसे याददाश्त थी उनकी? याददाश्त थी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आज इस दौर में जो प्रोग्राम करवाते हैं वो फिर किस बेस पे करवाता है, कौन अध्यक्ष होता है, क्या कमेटी वगैरह, उस चीज के बारे में और थोड़ा खोल कर बताओ। कमेटी कोई नहीं। जो दादा नंदलाल जियों का जो मूर्ति स्थापना हुई थी उसके ऊपर प्रोग्राम करवाते हैं सावन की एकादशी को। तो वो कभी अगस्त में आ जाओ, कभी जुलाई का फर्स्ट में आ जाओ, इस टाइम ये प्रोग्राम होता है। पहले तो इसके केसी शर्मा डायरेक्टर थे, दादा लक्ष्मीचंद फोक फाउंडेशन। अब वो स्वर्गवासी हो गए, तो उनकी जगह है आरसी शर्मा, रिटायर्ड एसडीएम है, हमारे रिलेटिव है, अंकल जी हैं। उनकी देखरेख में ये प्रोग्राम दादा लक्ष्मीचंद फोक फाउंडेशन के तत्वाधान में होता है। इसमें इंद्र लांबा जी, गुलाब सिंह खंडेवाल, प्रेम देहाती, ये बहुत जो दादा लक्ष्मीचंद फोक फाउंडेशन में काम करते हैं, ये सब कलाकार और हमारी प्रणाली के जितने कलाकार हैं वो सभी आते हैं इस प्रोग्राम। ये जैसे प्रोग्राम सालाना होता है? हाँ, ये प्रोग्राम सालाना होता है हमारा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आप सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि भाई देखो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों ने संभाल कर रखी है। और भाई आज तक भी जैसे कोई कलाकार आता है, इच्छुक होता है कि भाई दादा नंदलाल की रचना चाहिए मेरे को दे दो, आज तक आते हैं इस दौर में? हाँ, जो भी कलाकार आए हैं और किताबें ले जाए, लेकिन उन किताबा में के बढ़ रहे इस बात का बेरा को नहीं थे, पाछे उस किताब ने इसी काबू करें से अगवा तो बस जन गुप्त कर ली, पाछ जा अगर जा आप मांगोगे तो अधिक होगी। हजारों किताब जाली, पछबावड़ की किताब आई कोनी। अच्छा, वो कितने रागनी भी सुनने ना मिले कि भाई किताब तो कोई कलाकार ले जाए, लेकिन वो रागनी भी तो आनी चाहिए फिर वो मार्केट में कि भाई मैंने गाई बस कोई एक आधे की। हाँ, विकास ने बहुत बार गाया, आप सुनते हो, दिल्ली गाते हैं, यूपी में प्रोग्राम हुए हैं, विकास पास ने बहुत बार गाया है। और ये ले जा रहे सारे किताब। बिल्कुल सही बात है। दीपक चिड़िया ने भी बहुत गाया है, इन दोनों ने बहुत गाया है अच्छे तरीके, सुमित ने भी गाया है। अब धीरे धीरे तो बहुत ज्यादा होगी। इंद्रजीत यादव है, राजस्थान में कोयल बोलते हैं उसको, बहुत बार गाया, बहुत सबसे ज्यादा गाया, बहुत बेस्ट गाने वाला है पक्की साज का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो वही ये दादा नंदलाल जी का परिवार था। अच्छा, आप फिर दादा नंदलाल जी के सुपुत्र हो? हाँ, मैं छोटा ही छोटा हूँ। हाँ, आप कितने भाई हो? हम 5 भाई हैं। बड़ा बड़ा है विजय, उनसे छोटे हैं पवन। दो दादा बनवाड़ जियों को कोई औलाद नहीं थी, वो उनके गोद पर चले गए। उनसे छोटे हैं हरिचरण, फिर धर्मवीर, फिर मैं हूँ छोटा ही छोटा। और मेरे बड़े ताऊ जी थे दादा नंदलाल जियों के सुपुत्र रामकिशन, उनके भी 4 पुत्र थे। बड़े बड़े थे मदन शर्मा, दादा नंदलाल जियों के बड़े भाई थे दादा भगवाना, वो अल्पायु में ही स्वर्गवासी हो गए थे, उनके गोद पे चले गए। उनसे छोटे हुए मनोहर, उनसे छोटे सत्यनारायण जो बाद में एक्सीडेंट में स्वर्गवासी हो गए, उनसे छोटे हो गए सुंदर। मतलब खूब बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार है, भगवान की दया से सब चीजों की आनंद हो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। दुआ कराएं भगवान तो ऐसे ही हंसता खेलता रहे आपका परिवार, आप सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और भाई अपनी संस्कृति के लिए देखो भाई कितना अहम योगदान दिया है इन कवियों ने,
आज के दौर में तो छोटी मोटी कविताएं कर ले हैं कलाकार, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते जो चीज उन्होंने पेश करी है। एक सामाजिक ज्ञान, भाई समाज में कैसे रहते थे, भाई इतनी बढ़िया बढ़िया कथा होया करती राज्य राज्य की महाराजाओं की, और भी पति के क्या धर्म होते, पत्नी के क्या धर्म होते, बेटे के क्या फर्ज होते पिता माता के प्रति, तो बहुत सारी ऐसी चीजें वो लिख के गए हैं। तो भाई ऐसे कवियों को और इस धरती को भी बार बार नमन है। और भाई इंटरव्यू किसा लग गया, इन सब के विचार आप लोगों को कैसे लगे, कोई और चीज पूछनी हो तो नीचे कमेंट कर दियो। सोमवीर भाई से बार बार मुलाकात होती रहती है और इन फ्यूचर भी जो भी आपके सवाल होंगे वो इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, देखो हमारे चैनल का एक थोड़ा मकसद है कि भाई जो युवा साथी है हमारे, चाहे संस्कृति से भाई जुड़ो ना जुड़ो, वो तो देखो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है, लेकिन जो नशा पता करते हैं या फिर भाई गलत संगत जिसके ऊपर का असर हो जाता है गलत संगत का, उनको क्या करना चाहोगे? उनको कोई भी एक अच्छा सा मैसेज दो। नहीं, देखो, समाज के हिसाब से ही युवाओं को चलना चाहिए। बिल्कुल। जैसा हमारा समाज है, एक हम हिंदू के घर में पैदा हुए और काम कोई इस लाइन से हटके करते हैं तो वो तो बुरा ही लगेगा, ऐसे भी हो जाए, ऐसा भी हो जाएगा। तो समाज के हिसाब से ही युवाओं को चलना चाहिए। इस सिस्टम को दादा गुरु नंदलाल, पंडित लक्ष्मीचंद, मांगेराम, धनपत, जितने भी कवि हुए, इस सिस्टम को बचाना युवाओं के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देश के आने वाले तो सब युवा हैं, भविष्य है देश। हाँ, भविष्य है देश का। तो इस सिस्टम को बचाना भी बहुत उनकी जिम्मेवारी है, हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। और भाई बदलता दौर चैनल के मैं दोनों साथियों को मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर आपने यहाँ दादा गुरु नंदलाल के इस परिवार में आकर आप लोगों ने इंटरव्यू लिया। दादा गुरु नंदलाल एक बहुत महान कवि थे, एक बहुत महान विभूति थी इस हिंदुस्तान की। शायद ही इतना विद्वान ब्राह्मण किसी घर में पैदा हो। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया विचार इन लोगों के लगे भाई। और हम भी अपना सौभाग्य मानते भाई जो ऐसी पावन धरा पर और इनके परिवार के बीच बैठने का हमें सौभाग्य मिला। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई जो इतना कीमती समय दिया। और सभी भाइयों को भाई राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।